नमस्कार बच्चों, हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 9 पढ़ने जा रहे, जिसका शीर्षक है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। और इसके पहले सेशन में हमने लेखक का परिचय, सारांश और लेखक के द्वारा यात्रा जो की थी उसका वृत्तांत हमने देखा। अब तक हमने देखा कि मॉरिशस देश के लिए जाने के लिए लेखक ने किस प्रकार से अपनी यात्रा शुरुआत की थी, इसका वर्णन हमने देखा है। आगे हम हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस इस देश के बारे में, उसके प्राकृतिक सौंदर्य और वहाँ की भारतीय संस्कृति का हम वर्णन पढ़ेंगे। आप लोग किताबें निकालेंगे और वह परिचय निकालेंगे जो हम अब पढ़ने वाले हैं। अब तक हमने देखा कि नैरोबी में पहुंचने के बाद लेखक और अन्य पर्यटक नेशनल पार्क में जाते हैं। वहाँ पर शेरों को देखते हैं, सिंहों को देखते हैं। अतः वह सारे जो पर्यटक हैं अपने मोटर में खिड़कियों के माध्यम से, कांच के खिड़कियों के माध्यम से बाहर का वातावरण देख रहे थे। वो नेशनल पार्क में जो भी जानवर आए थे, सिंह अर्थात शेर, उनको वह बहुत ही नज़दीक से देख रहे थे। अब आगे परिच्छेद में लेखक कह रहे कि इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा, जिनके बीच एक जिराफ खड़ा था। अब लेखक कहते कि वहाँ पर उन्होंने सिंहों को बहुत ही नज़दीक से देखा था और यह उनका जो अनुभव था वह अपने जीवन में कभी भी न भूलने वाला अनुभव था। अब लेखक आगे देखते हैं कि कोई मील भर के अंतर पर उनको हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया और उनके बीच में एक जिराफ खड़ा दिखाई दिया। अब देखिए यहाँ पर हिरणों का झुंड क्यों वहाँ पर था, इसका कारण भी लेखक आगे बता रहे हैं। अब 2 जवान सिंह उठे और 2 और चल दिए। अब देखिए उसमें लेखक ने बताया है कि 7-8 सिंह थे। उन 7-8 सिंहों में से 2 जवान सिंह उठे और 2 अलग अलग दिशाओं में चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह पर बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्च पर आगे बढ़ने लगा। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नजर पड़ रही है। अब देखो वहां पर जो 7-8 सिंह थे, उन्होंने देखा कि हिरण जो उनके शिकारी होते हैं वह झुंड से वहां पर कुछ मील के अंतर पर है। तो एक उसमें से 2 अलग अलग दिशाओं में सिंह चलने लगते हैं। एक तो थककर वहीं पर बैठ गया था, लेकिन दूसरा जो सिंह था वह घास में छुपकर उन हिरणों पर हमला करने के लिए शायद तैयार था। लेकिन हिरणों के झुंड में जितने भी हिरण थे उनकी नजर सिंह पर पड़ी थी और उनको अब वो चौकन्ने हो गए थे। उनको पता चल गया था कि कभी भी शायद वह सिंह उन पर आक्रमण कर सकता है। अतः वे चरना भूलकर चौकन्ने हो उठे। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छुटकर कुछ हिरण एक तरफ को भाग निकले, मगर बाकी जहाँ के तहाँ खड़े रहे। अब देखिए झुंड में जितने भी हिरण थे उसमें से कुछ जो हिरण थे वह एक तरफ भाग निकले। अब उनको लग रहा था कि शायद शेर कभी भी उन पर आक्रमण कर सकता है, इसलिए उस झुंड में से कुछ हिरण एक तरफ भाग गए। लेकिन कुछ जो हिरण थे वह झुंड में वैसे के वैसे खड़े थे। इच्छा तो यह थी कि हम लोग देर तक रुके और देखे क्या होता है। अब लेखक के मन में उत्सुकता निर्माण हो गई थी कि इन झुंड में जो हिरण थे उनकी रक्षा हुई या नहीं, क्योंकि शेर तो उन पर नजर रखे हुए थे, कभी भी हमला उन पर कर सकता था। तो लेखक को उत्सुकता थी कि आगे क्या हुआ। लेकिन लेखक कह रहे कि इच्छा तो यह थी कि हम लोगों देर तक वहां पर रुके, देखे क्या होता। किंतु समय 6 से ऊपर हो रहा था और 7 बजे तक नेशनल पार्क का फाटक बंद हो जाता है। लेकिन देखो यहाँ पर समय की पाबंदी थी। 7 बजे नेशनल पार्क का फाटक बंद हो जाता है और शाम 6 बज चुके थे, इसलिए लेखक और अन्य पर्यटकों को शायद वहां से निकलने की जल्दबाजी थी। फिर भी यह बात थी कि शिकार तो सिंह सूर्यास्त के बाद ही किया करते हैं और शिकार वे झुंड का नहीं करते, बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हिरण झुंड में क्यों थे, इसका कारण यहाँ पर लेखक बता रहे थे
कि एक तो वैसे भी रुककर कुछ फायदा होने वाला नहीं था, क्योंकि 7 बजे के बाद नेशनल पार्क का फाटक बंद होने वाला था, और सिंह या शेर जो शिकार जो करते हैं वह हमेशा सूर्यास्त के बाद ही करते हैं, और इसलिए लेखक कहते कि वहाँ पर वो रुक नहीं सकते थे। और शिकार वे झुंड का कभी भी नहीं करते, बल्कि एक अकेला शिकारी जब उसको मिलता है तब वह शिकार करते हैं, उस जानवर का वह शिकार करते जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाता है। अब यह बात समझ में आई कि हिरण भागने को निरापद नहीं समझ रहे थे, एक गोल में वो कह खड़े थे। अब देखो इस पर लेखक को उस समय पता चल जाता है कि हिरण सिंह को देखकर भागे क्यों नहीं थे, बल्कि न डरते हुए वहां पर झुंड बनाए खड़े हुए थे। इसका कारण लेखक को अब समझ में आ गया था। नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOAC के विमान में उड़े। यह विमान नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा, और 5 घंटे की निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे। रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था, मगर तब भी हमारे स्वागत में बहुत काफी लोग खड़े थे। हवाई अड्डे के स्वागत का समा देखकर यह भाव जगे बिना नहीं रहा गया कि हम जहाँ आए हैं वह छोटे पैमाने पर भारत ही है। अब देखिए लेखक कहते हैं कि इतना समय होने के बावजूद भी वहाँ पर उनका स्वागत किया गया। अन्य देश में पर्यटक के रूप में वो गए थे और वहाँ पर उनका अच्छी तरह से स्वागत हो गया। और जब वो वहाँ पर जाते तो उनको वह ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ पर वह भारत का ही, हिंदुस्तान का ही प्रतिकृति दिखाई दिया, प्रतिबिंब दिखाई दिया। हमारी संस्कृति भी, हमारे देश की भी संस्कृति है अतिथि देवो भव, कि हम हमेशा मेहमानों के स्वागत में तैयार रहते हैं। तो उसी प्रकार यही संस्कृति लेखक कहते हैं कि वहाँ पर हमें दिखाई दी। चूंकि मॉरिशस के भारतीयों में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। मॉरिशस की हिंदी प्रचारिणी सभा जीवित जागृत संस्था है। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने उस देश को, मॉरिशस, इस देश को भारत की ही प्रतिकृति या भारत ही क्यों कहा है, इसके पीछे हमें कारण पता चल रहा है कि पहले परिच्छेद में हमने देखा कि मॉरिशस में 67 परसेंटेज जो लोग हैं वह भारतीय है। उसके साथ साथ यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मॉरिशस के भारतीयों में से अधिकांश जो लोग हैं, जो 67% जो भारतीय है, उसमें से अधिकतर भारतीय लोग वहाँ से, कौन से प्रदेश से आए हुए, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं। और आप हम लोगों को पता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की जो बोली भाषा होती है वह हिंदी है, इसलिए हिंदी इस भाषा का मॉरिशस में व्यापक बहुत बड़े प्रमाण में प्रचार हुआ है। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी, किंतु बोलचाल की भाषा जो है वह क्रेओल है। क्रेओल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। अब क्रेओल वह ऐसी भाषा है जहाँ पर भोजपुरी और फ्रेंच भाषा के मिश्रण से बनी एक प्रकार की बोली भाषा है जो मॉरिशस में बोली जाती है, इसलिए उसको क्रेओल नाम दिया गया है। अब क्रेओल को के बाद जो दूसरी जनभाषा है, वहाँ की जनता की जो बोलचाल की भाषा है वह भोजपुरी माननी पड़ेगी। इसके पीछे लेखक ने कारण बताया कि प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं, किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहबाद या सारण की भोजपुरी नहीं है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञापद घुस गए कि आपको बाज शब्दों में अर्थ पूछने पड़ेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर क्रेओल अर्थात फ्रेंच और भोजपुरी का मिश्रित रूप ज़्यादा मॉरिशस इस देश में हमें सुनने को मिलता है। हिंदी और भोजपुरी मॉरिशस निवासी भारतीयों को एक सूत्र में बांधे है और मॉरिशस को भारत के साथ बांधने का काम भी हिंदी ही करे। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने कि जिस प्रकार से एक देश की संस्कृति और दूसरे देश की संस्कृति इनमें समन्वय हो सकता है, उसी प्रकार से भाषाओं का भी समन्वय हो सकता है। इसका वर्णन किया है कि हिंदी और भोजपुरी मॉरिशस निवासी भारतीयों को एक सूत्र में बांधते हैं। कि अब देखिए मॉरिशस की भाषा जब अन्य देशों से लोग वहाँ पर जाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि वहाँ की भाषा अलग होने की वजह से
समझ में नहीं आते। तो इस प्रकार हिंदी और भोजपुरी वहाँ पर मॉरिशस में स्थित लोगों को जो भारतीय है उनको एक सूत्र में मॉरिशस के स्थित निवासी और जो भारतीय लोग हैं उनको एक दूसरे की बातों को, उनके भावनाओं को समझने के लिए ये एक सूत्र में बांधी जाती है। और मॉरिशस को भारत के साथ बांधने का भी काम भी हिंदी ही कर रही है। मॉरिशस में हिंदू संस्कृति की रक्षा का काम तुलसीदास जी के रामचरितमानस ने किया है। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस प्रकार से हमारे देश में भी अलग अलग धार्मिक ग्रंथों की पूजा की जाती है, हम हर हर संस्कृति को अपनाते हैं और उनका समन्वय हमारे देश में भी दिखाई देता है। उसी प्रकार से यहाँ की संस्कृति वहाँ पर अन्य देश में भी हमें दिखाई देता है। मॉरिशस में भी हिंदी संस्कृति की रक्षा करने का काम तुलसीदास द्वारा लिखित जो रामचरितमानस है ऐसा ग्रंथ है जहाँ पर आदर्श की नींव डाली जाती है। मॉरिशस में ईख की खेती, अब देखिए वहाँ पर उसके व्यावसायिक वर्णन किया है। यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करने के साथ साथ वहाँ के भौगोलिक वातावरण का वर्णन करने के साथ साथ लेखक ने यहाँ पर उनका वहाँ पर जो व्यवसाय है उसका वर्णन किया है कि मॉरिशस में ईख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है वह भी भारतीय वंश के लोगों के कारण ही मिली है। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है क्योंकि चीनी वहाँ की प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। अब देखिए कृषि प्रधान द्वीप क्यों माना गया है, क्योंकि उसके चारों बाजू में पानी है। और जिस प्रकार से भारत हमारा कृषि प्रधान देश ही है, उसी प्रकार भारत के लोग वहाँ पर जाकर स्थायिक हुए हैं और भारत के लोग जो कृषक संख्या में ज़्यादा है, तो इसी कारण लेकर कहते हैं कि वहाँ पर जो भारतीय है उन्हीं के सहायता से मॉरिशस में ईख की खेती और उससे संबंधित व्यवसाय से सफलता मिली और वह भारतीय वंश के कारण। अब देखिए ईख के द्वारा चीनी बनाई जाती है और इसीलिए ईख से संबंधित चीनी व्यवसाय वहाँ पर एकमात्र उद्योग माना गया है। भारत में बैठे बैठे हम यह समझ नहीं पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी पुरानवृत्ति और चिरायु है। अब देखिए हम कहते हैं कि हमारे घर के परिवार लोगों को हमारे लोगों के अच्छे गुण नहीं दिखाई देते, उसी प्रकार हमारे देश का अच्छाई हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन वो जब हम अन्य देशों में जाते हैं तो हमें वहाँ पर दिखाई देता कि हमारे देश के सभ्यता संस्कृति यहाँ के सारी चीज़ों को कितना महत्व दिया जाता है अन्य देशों में। मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की पुरानवृत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग की क्रिस्तान हो जाए, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। अब देखिए वहाँ के जो मालिक थे, वहाँ के जो प्रमुख थे, उन्होंने बहुत चाहा कि जो भारतीय लोग वहाँ पर है उन्होंने उनका धर्म अपनाए, लेकिन भारतीयों ने कभी भी अत्याचार सहन किए, लेकिन उनके द्वारा जो प्रलोभन दिए गए थे उनके सारी चीज़ों को स्वीकार करने के लिए, लेकिन उन्होंने अपना धर्म बदला नहीं। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में परिस्थितियों ने उन्हें भेज दिया था उसी द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। अब देखिए भारतीय जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर अपनी सभ्यता संस्कृति की झलक वो दिखाते हैं और इसी तरह उस द्वीप मॉरिशस इस देश में भी अनेक विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपनी सारी सभ्यता संस्कृति और अन्य सारी अच्छी बातों को बनाए रखा और इस प्रकार वहाँ पर हमारे देश की छाप डाल दी, हिंदुस्तान बना डाला। यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय होता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे देश के प्रत्येक छोटे छोटे गाँव में एक विशिष्ट प्रकार का मंदिर होता है, उसी प्रकार मॉरिशस के प्रत्येक गाँव में एक शिवालय है। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण का पाठ करते हैं अथवा ढोलक और झांझ पर उसका गायन करते। तो अब देखिए यहाँ पर सांस्कृतिक वातावरण का वहाँ के मॉरिशस का वर्णन कर रहे लेखक। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालय को मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरम्य पाया। कितना अच्छा हो यदि हम
भारत में भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थलों को उतना ही स्वच्छ और सुरम्य बनाए जितना स्वच्छ वे मॉरिशस में दिखाई देते। अब देखिए हमारे हिंदुस्तान में अनेक धर्म के अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो अलग अलग संप्रदाय के मंदिर, धर्म के मंदिर, तीर्थ स्थान हमें देखने को मिलता है। तो वैसे ही लेखक कहते हैं कि वहाँ पर सिर्फ केवल मात्र शिवालय के मंदिर दिखाई दिए और उसमें अत्यंत स्वच्छता और सुरम्यता पाई गई जो हमारे देश में नहीं दिखाई देती है। वहाँ का परी तालाब भी हिंदुओं का एकांतिक भक्ति के कारण पुण्य धाम हो उठा है। तो अब देखिए यहाँ पर परी तालाब का वर्णन किया गया है जो हिंदुओं के भक्ति के कारण ही वहाँ पर एक पुण्य धाम, श्रेष्ठ धाम सिद्ध हुआ है। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं, दृश्य से भी वह पिकनिक का स्थान है। वहाँ की सुंदरता सौंदर्य बहुत ही मन भावक है। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कांवर लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं और परी तालाब का जल लेकर अपने अपने गांव के शिवालय को लौट जाते हैं। अब तथा शिव जी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। अब देखिए वहाँ पर शिवालय में जो स्थान है, तीर्थ स्थान है, वहाँ पर किस प्रकार से पूजा विधि होती है उसका वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है कि मॉरिशस में रहने वाले जो हिंदू लोग हैं वह क्या करते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और कांवर लेते हैं। जिस प्रकार से पालकी होती है तो कांवर में शिवालय शिव जी की मूर्ति स्थापित करते होंगे और फिर जुलूस निकाला जाता है और वह सारे तालाब पर जाते हैं, परी तालाब पर, और परी तालाब का जल लेकर अपने गांव में शिवालय को लौट आते हैं तथा शिव जी को फिर जल चढ़ाते हैं। तो वहाँ का परी तालाब का, जिस प्रकार से हम यहाँ पर गंगा का जल पवित्र मानते हैं और गंगा का जल हम हर अच्छे कार्य में यूज करते हैं, उसी प्रकार से परी तालाब का वो जल शिवालय में लेकर आते हैं और शिव जी को वो जल चढ़ाकर अपने घरों में फिर प्रवेश करते हैं। ये सारे काम वे बड़ी ही भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज, उजली गांधी टोपी पहनते हैं। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। परी तालाब पर चलने वाला यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और उसे देखने को अन्य धर्मों के लोग भी काफी संख्या में आते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर लेखक ने मॉरिशस को भारतीयों का ही देश क्यों माना गया है, इसका इस पाठ के माध्यम से लेखक ने विस्तृत रूप से वर्णन किया है। तो बच्चों, अब तक हमने इस पाठ में क्या देखा, लेखक दिनकर के द्वारा यह यात्रा वृत्तांत लिखा गया पाठ है और इसमें लेखक ने मॉरिशस के सौंदर्य और वहाँ के फैली हुई भारतीय संस्कृति का विस्तृत वर्णन किया है। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।